हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखेंगे, तो मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो उसमें ये भी अभी आगे ये भी हो सकता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में रिलेशन का डेरिवेशन हो, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच रिलेशन, जिसको दर्पण समीकरण कहते हैं, उसका भी डेरिवेशन हो। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचें। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग दर्पण, गोली दर्पण शुरू करके कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनता है, थोड़ा ओवर होने लगता है। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसको एक में समेटना थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि लिखना पड़ता है पूरा सिलेबस, मतलब हर डिफिनीशन को बोर्ड पे लिखना पड़ता है, टाइम लगता है। तो शॉर्टकट तो चलते ही नहीं हैं कि ऊपर ऊपर से मतलब मेन चीज़ पढ़ा करके मिटा दे। तो मैं नोट भी बनवाता चलता हूँ साथ में, ताकि आपका नोट भी क्लियर होता चले। तो चलिए शुरू करते हैं गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आज की टॉपिक है गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो गोली दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं। गोली दर्पण जो होते हैं वो कांच का एक भर्तु नहीं होता है, मतलब पतला भी नहीं होता, मोटा होता है। तो कांच का एक खोखला गोला होता है, उसका एक भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर आ, क्या नाम है, चांदी या पारे की कलई करके उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। मतलब एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। मतलब वो पृष्ठ जिधर से वो आपतित किरण आकर के परावर्तित हो जाए। ठीक, तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। तो पॉलिश किसकी होती है? चांदी या मरकरी का मरकरी का वो जो है क्या कहते हैं, पॉलिश करके एक तरह से उसमें लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। मतलब है कि कलई कलई करके, पॉलिश का मतलब है कि चांदी या पारे की क्या है, कलई करके उसके ऊपर जो है लेड ऑक्साइड का, शीशे की ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलें तो एक तरफ पॉलिश की होती है। ठीक है, तो पॉलिश किसकी होती है? शीशे, मरकरी या चांदी की कलई होती है उसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर लेड ऑक्साइड का पेंट होता है। हम सीधे वर्ड में कहेंगे पॉलिश कर दी जाती है। ठीक, क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक, तो लिखते हैं कि गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की होती है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की होती है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की होती है, पॉलिश होती है, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है।
जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। ऐसे लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक, ठीक है। तो इसे कहते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है? परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको भी। जैसे कांच का एक खोखला गोला होता है, तो गोली पृष्ठ क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं। तो हम इसका एक भाग मतलब हमने एक पोर्शन ले लिया, तो काट के जब अलग किया तो इस तरह का हमको मिला। ठीक, अब देखिए इसके पास दो पृष्ठ है। हमने यहाँ पे लिखा कि इसके एक पृष्ठ पे पॉलिश और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। मतलब है कि इस भाग पे दो पृष्ठ हैं, तो कहने का मतलब है कि इसको पॉलिश करने के भी दो तरीके हैं और एक पृष्ठ को परावर्तक बनाने के भी दो तरीके हैं, है ना। पॉलिश करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये इधर से पॉलिश कर दिया जाए तो ये परावर्तक, इधर से पॉलिश कर दिया जाए तो ये परावर्तक। इसका मतलब है कि इसको दो तरह से पॉलिश करके दो तरह से परावर्तक बनाया जा सकता है। इसलिए गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो कौन कौन होता है? एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब किसको अवतल कहेंगे और किसको उत्तल कहेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमने अलग किया। कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं। अब देखिए बाहर अगर हमने पॉलिश कर दिया उभरे पृष्ठ पे, और अंदर वाला पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, यानी परावर्तक तल है, जिसे अवतल कहेंगे। और अगर अंदर पॉलिश कर दिया है, बाहर का पृष्ठ जो है दूसरा वाला अगर परावर्तक है, तो इसे उत्तल कहेंगे। यानी कि अगर उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो या उभरा तल परावर्तक तल हो, तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। और अगर झुका हुआ दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक, तो इसलिए दर्पण जो होते हैं वो दो तरह का होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना। लिखेंगे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, मतलब गुफा की तरह से होता है। केव होती है ना, कॉनकेव, मतलब ऐसा गोली दर्पण, मतलब ऐसा या ऐसे गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। पॉलिश का मतलब वो होता है कि दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाए। मतलब है कि पॉलिश का मतलब वही कलई होती, चांदी या मरकरी का लेड ऑक्साइड का लेप होता है। ऊपरी भाग पर पॉलिश होती है तथा अंदर वाले यानी दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी दबा हुआ भाग एक तरह से, मतलब
वो गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, तभी हम कह सकते हैं वो अवतल दर्पण है। भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो यानी कहने का मतलब है ये है, और इसके उभरे भाग पर हमने कर दिया पॉलिश, और अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इससे रिलेटेड सारी परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, है ना। अभी हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक। चलिए देखिए, एक चीज ये भी है कि हम जो पढ़ रहे हैं दर्पण, वो दर्पण जो है, जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं वो दर्पण है छोटे व्यास का दर्पण। मतलब छोटे दर्पण के बारे में इसमें सिलेबस में जो है वो छोटा दर्पण है ना। सारी कहानी, सारा डेरिवेशन इसमें जो लिया गया है वो दर्पण का द्वारक छोटा मान कर लिया गया। अगर हम दर्पण के द्वारक को छोटा मानेंगे ही तो सारे डेरिवेशन ट्रू होंगे, ठीक। तो इसमें जो दर्पण हमारा होता है उसका द्वारक बहुत छोटा होता है, नहीं कहने का मतलब ये छोटा सा दर्पण, ठीक। अभी इसके डिफिनीशन के बारे में, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सारी चीजें आएंगी वहां पे। चलिए जल्दी जल्दी। अब जो है हम लोग दूसरा वाला है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसे गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। मतलब ये, हालांकि हम लोग इसमें बड़ा दर्पण बनाएंगे क्योंकि इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए, लेकिन दर्पण जो हमारा है सिलेबस में वो छोटे द्वारक का है, ठीक है ना। तो ये है, देखिए अंदर पॉलिश है, उभरे भाग से प्रकाश आया जैसे मान लीजिए और ऐसे परावर्तित, ठीक। तो ये आपतित किरण होती है, ये क्या होती है? परावर्तित किरण। तो ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके। तो ये है दोनों दर्पण, है ना। अंदर पॉलिश, उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो या उभरा हुआ भाग जो है क्या हो? परावर्तक तल हो, तो वो अवतल होता है। अगर उभरे भाग पे पॉलिश, अंदर वाला भाग परावर्तक हो तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसको हम लोग पोल कहते हैं, ठीक। ध्रुव पहला है दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। पोल क्या होता है? पोल होता है दर्पण के द्वारक, मतलब दर्पण का जो
दर्पण होता है जो उसका द्वारक होता है एक तरह से, उसका मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। यानी कि उसके जो परावर्तक तल होता है, जो परावर्तक तल क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु यानी खुले मुख का जो है, ये मतलब इधर से कह लीजिए, ये अगर अवतल होता तो इसका जो ये वाला तल होता, इसी को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं ना। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहेंगे, यानी इसके मिड पॉइंट, यानी गोली दर्पण के बीच मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, है ना। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। या ऐसा कर लीजिए, कह लीजिए दर्पण का ध्रुव मतलब गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, या गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। तो परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ लिखेंगे कि गोली दर्पण के, गोली दर्पण में दोनों दर्पण आएगा ना, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। P, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P, है ना। अभी हम क्या है, अलग अलग लिख लेते हैं, बाद में हम जब बनाएंगे तो सब एक ही फिगर में दिखा देंगे बना करके। अलग अलग बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको P लिख देंगे, यही क्या हो गया, उसका ध्रुव हो गया, है ना। ठीक, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी मिड पॉइंट, बीचों बीच वाला ये, ठीक ना। तो वो ध्रुव होता है, ठीक। ये एकदम सेंटर, परावर्तक तल का एकदम सेंटर पॉइंट। अब चलिए इसके बाद दूसरी परिभाषा है इसकी, दर्पण का गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम फिगर बनाएंगे भी, सब ना, सब क्लियर हो जाएगा इसमें। तो दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, जो भी कहिए, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण होगा तो ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होगा, स्फेरिकल मिरर कहना पड़ेगा। तो इसके लिए कि गोली दर्पण, जिस भाई गोली दर्पण हमने अभी बताया था कि खोखले गोले का भाग होता है। गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है ना, वही दर्पण का वक्रता केंद्र भी होता है। जैसे ये किसी का पार्ट है, ये कांच के खोखले गोले का मान लीजिए पार्ट है गोली दर्पण, ठीक है। अगर इसे पूरा करें तो ये कांच का खोखला गोल बन जाएगा और इसका सेंटर यहीं पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, और कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसे क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता
केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। लिखेंगे गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र करते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। ठीक, तो हम एक जगह इसका फिगर बनाएंगे और उसमें सब दिखाएंगे, है ना। अलग अलग फिगर बनाएंगे तो दिक्कत होगी। जैसे कि ये मान लीजिए एक ही दोनों बना देंगे, उसमें सब दिखा देंगे। अब जैसे ये है, मान लीजिए ये है अवतल दर्पण है, तो इसे जो इसे पूरा करेंगे तो ये कांच का खोखला गोला इसका C बन गया, तो ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। और ये इसका ध्रुव हो गया, मिड पॉइंट, इसके परावर्तक तल का मतलब दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, और जिसे कैपिटल R से दिखाते हैं। यानी कि P से C तक की, फ्रॉम P से C तक की दूरी, माने सारी दूरियां तो ध्रुव से नापी जाती है पोल से, तो पोल से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण के पृष्ठ पर क्या होती है? लंब होती है ना। ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। अभी एक जगह फिगर में हम दोनों बनाएंगे अलग से ना। चलिए, तीसरा जो है वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो आप इसको दो तरह से कह सकते हैं। एक तो ये कैसे है कि दर्पण के पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। ये दो तरह से हो सकता है। या तो आप कहें कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या कांच गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जैसा भी लिखे, हमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि गोली दर्पण के, ये भी ठीक है, ज्यादा अच्छा, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी ध्रुव P है, C तक की दूरी को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कहां से कहां तक की दूरी होती है, तो हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अभी है चौथा मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। गौण अक्ष भी होता है जो मतलब है कि ध्रुव से होकर जाता है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस तो केवल एक ही होता है, अक्ष तो बहुत होते हैं उसके, है ना। लेकिन जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है वही उसका प्रिंसिपल क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। बाकी अक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, सी से तो होकर जाते हैं लेकिन ध्रुव से होकर जाना कोई जरूरी नहीं है ना। सी से होकर जाए लेकिन जो पी से होकर जाता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है मुख्य अक्ष, यानी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सी और पी से जो होकर जाती है वही मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके अलावा अगर कोई अक्ष कहीं से जा रहा है तो गौण अक्ष कहलाएगा ना। एक चीज यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं नोट करके बीच में, इसको मिटाना यहीं पे। क्या कहेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण के पृष्ठ पर लंब होती है, वक्रता त्रिज्या दर्पण के पृष्ठ पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष भी सी से होकर ही जाता है, तो जो भी सी से होकर जाएगा सब उस पर लंब होगा, है ना। सब अक्ष होंगे लेकिन जो पी से होकर जाएगा वो मुख्य अक्ष कहलाएगा, है। दर्पण के पृष्ठ पर क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिज्या पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का, याद रखना, है ना। अभी हम लोग जब इसके प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी यानी कि सेंटर से होकर जो रह जाएगी वो बिना परावर्तित हुए उसी मार्ग पे परावर्तित हो जाती है, वापस आ जाती है ना, उसी रास्ते पे परावर्तित हो जाती है। अभी देखा था ना कि दर्पण पे अगर लंबवत पड़ती थी तो उसी मार्ग से चली जाती थी, तो वही हाल होता है। तो वक्रता केंद्र से जो भी जाएगी रेस वो दर्पण पे क्या होगी, लंब होगी। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के पृष्ठ पर लंब होती है। तो लिखेंगे गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। जो सी से और पी से होकर जाए सीधी रेखा, तो अभी हम बनाएंगे, समझाएंगे कि उसको क्या क्या कहेंगे। अभी फोकस है और फोकस तल है, फोकस दूरी है ना। फोकस, फोकस तल, फोकस दूरी ये भी आएगा। तो इतना चीज है। अभी दर्पण का व्यास हो जाएगा, अरे द्वारक, तो गोली दर्पण का जो व्यास होता है ना वही उसका द्वारक होता है। तो हालांकि आप ये जो आप देखते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेने तो बताते हैं। चलिए इसमें ये है कि ऐसा नहीं कि हम दर्पण को इस तरह बना रहे हैं तो दर्पण इस तरह का होगा, है ना। मतलब एक तार लिया उसको ऐसे मोड़ दिया, उसके ऊपर ऐसे पॉलिश कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। दर्पण जो होता है राउंड होता है, मतलब ऐसे राउंड होता है,
ऐसे होता है। कट चम्मच देखा ना, चम्मच ऐसा होता है ना। गोल सा होता है, अंदर गड्ढा होता है थोड़ा सा, अगर वो अवतल होगा और पीछे पॉलिश किया रहेगा गेरुआ कलर में, लेड ऑक्साइड का जो कलर है। और अगर उत्तल होगा तो बीच में उभरा हुआ रहेगा इस तरह से ना, और एक तरफ पॉलिश की गई होगी दबे हुए तल की तरफ। तो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है ये जो गोली दर्पण का जो व्यास होता है, तो व्यास यही हुआ ना, है ना। ये एक तरह से इसके सामने वाला फेस पूरा वृत्ताकार होता है। सामने वाला फेस क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसके व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है ना। गोली दर्पण के व्यास को ही उसका द्वारक, द्वारक मतलब जहां तक उसका मुंह खुला हुआ है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। ये भी लिख लेते हैं, तो फिर हम बताते हैं इसका फिगर बना के, ठीक है। वो राउंड की तरह होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा आप छोटा सा देखे होंगे तो ऐसा होता है, अंदर दबा होता है। तो इसी के व्यास को हम लोग वो सुविधा के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण का द्वारक, अपर्चर, दर्पण का द्वारक, है ना। तो लिखेंगे गोली दर्पण के गोली पृष्ठ के वृत्ताकार पृष्ठ जो होता है ना, वृत्ताकार पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के वृत्ताकार पृष्ठ के व्यास को, एक तरह से उसका पृष्ठ ऊपर वाला क्या होता है, वृत्ताकार होता है, बस सबसे थोड़ा झुका होता है, ऐसे राउंड वक्र होता है। कह सकते हैं गोली दर्पण के व्यास को, या गोली दर्पण के वृत्ताकार पृष्ठ के व्यास को, पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, है ना। इसे हमने मान लीजिए ये दर्पण बना दिया और इसे पॉलिश कर दिया, और मान लीजिए इसका नाम रख दिया M1 M2। तो M1 और M2 ही उसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। मतलब ये इसी का ये जो व्यास होता, तो सीधे M1 M2 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये M1 M2 क्या हो जाएगा, द्वारक, है ना। ये व्यास है, ठीक। अब हम लोग सारी चीजों को एक चित्र बनाते हैं, उसमें हम बताते हैं। अब जैसे हम बता ले पहले अवतल दर्पण, रेज अभी हम लिखवाएंगे चिन्ह पर पार्टी, सारी रेज अब वस्तुएं बाएं तरफ रखी जाती। तो इस तरह से हमने ठीक इसे बनाया हमने अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पे क्या हो गए, पॉलिश। इसके मिड पॉइंट को P कहते हैं, यानी ध्रुव, यानी कि इसके परावर्तक तल, या कह ले सिंपल कि गोली दर्पण के बीच वाले भाग को, मध्य बिंदु को, या इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। और इसको अगर हम पूरा करें इस तरह से, तो इसका एक सेंटर, मतलब इस तरह से गोला बना दे पूरा करके, तो इसका ही सेंटर बीच में पड़ेगा। तो ये उसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो ये उसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और C और P से होकर जाने वाली रेखा को कहेंगे मुख अक्ष। इसको क्या कहेंगे, मुख अक्ष, है ना। C और P से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक। और इसे कहेंगे, ये है ध्रुव और ये है वक्रता
केंद्र, और हमने कहा था कि P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। देखिए ध्रुव था, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष, इतनी चीजें थी, 4 चीजें, और इसको लेकर के 5 चीजें होंगी, है ना। दर्पण का द्वारक 5वां चीज हो गया। ठीक, तो इसी तरह से इसको अगर हम बनाते हैं, ये वाला दर्पण, मतलब ये है उत्तल दर्पण, और ये इसका ध्रुव हो गया। सेंटर इधर पड़ेगा नहीं, जिधर झुका सेंटर उधर पड़ेगा, तो ये मान लीजिए इसका सेंटर, और P से होकर जाने वाली रेखा को, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया ध्रुव हो गया, ये इसकी वक्रता केंद्र हो गया। उसमें लिखा वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, बस यही दिखाना था। और व्यास मतलब M1 से M2, इसका जो पृष्ठ होता है वो वृत्ताकार होता है, उसके व्यास को द्वारक कहा जाता है, उसका मुख कितना खुला हुआ है। ठीक है, अब देखिए मुख अक्ष भी जो होती है वो C से पास होती है, इसीलिए ये भी दर्पण पे क्या होती है? लंब होती है, ये 90 डिग्री कोण बनाती है, ये भी इस पे लंब होती है। कितना लंब बनाती है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस दूरी और फोकस तल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हेडिंग हमारी उसी में है, मान लो 6वीं है, जो भी मुख्य फोकस, यानी दर्पण के मुख्य फोकस। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करें, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस वो होता है निर्धारित करने के लिए, दर्पण पे जो है रेज गिराई जाती है मुख्य अक्ष के पैरेलल, मतलब समांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि दर्पण है और उसका मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हुई होकर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? है ना, दर्पण का मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण की बात हुई। उत्तल दर्पण में क्या कहेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई या चलने वाली प्रकाश किरणें या आपती प्रकाश किरणें, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा उधर से देखने पे कि मुख्य अक्ष के उस बिंदु से आ रही हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो इसको फिगर समझे, अभी फिगर बना जैसे ये है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका C है, और CP से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसी के समांतर कोई प्रकाश किरण आए, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है ना, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण में क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं।
अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो देखिए उसमें मिलती है और इसमें क्या है? फैलती हुई प्रतीत होती है। ये P है, इधर C इसका होगा। अब जैसे समांतर आएंगी तो वो तो परावर्तन के बाद इधर चली जाएंगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहीं से आ रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण में, तथा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F कहेंगे और ये भी F है। और इसका जो अभिलंब होता है वो C से होकर जाएगा, क्योंकि अभिलंब क्या होता है? जो C से पास होता है, वक्रता, त्रिज्या सभी इस पे क्या होती है? लंब। तो अभिलंब ये हुआ, या आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। अगर देखा जाए उस तरह से तो यहाँ पे अभिलंब देखा जाए तो ये है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं, परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती हैं किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी है ना, तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि जब हम देखें, वो भी हम लोग इसको पीछे पढ़ाए थे ना, कि यहाँ पर देखिए जिस बिंदु से कोई चीज फैल रहा हो, जा रहा हो, तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब प्रतिबिंब आभासी अगर बनेगा तो वहां से प्रकाश किरण जाएगी और जहां पे रियल बनेगा वहां आकर के मिलेंगे, कन्वर्स होंगे, यहाँ डाइवर्ज होती। अब वस्तु में जस्ट इसका उल्टा होता है। अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए पीछे बढ़ाए तो मिलती हुई प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है। या यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें लगता है कि इस बिंदु से आ रही है ना, फैलती हुई प्रतीत, जो भी वर्ड बोले, मिलती हुई, आती हुई, फैलती हुई, जो भी बोले ना। अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हुआ, ये C है, C से कोई भी रेखा इस पे लंब होती है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण पे लंब को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F से क्या करते हैं?
प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अभी हम जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो वहाँ सारे क्लियर करेंगे। इसका फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि यहाँ वास्तव में प्रकाश किरणें मिलती हैं और फोकस दूरी अभी भी निर्धारित होगा। तो इसका फोकस वास्तविक होता है क्योंकि प्रकाश किरण वास्तव में यहाँ मिलती हैं। इसका फोकस आभासी होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणें आई, वास्तव में तो लौट के इधर चली गई, अंदर थोड़ी प्रवेश करती है, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, लगता है यहाँ से देखने पे कि यहाँ से आ रही है, तो वहाँ पे उसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और दर्पण के बाएं होता है। चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, ये फिगर दोनों बनाइएगा, है ना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक तथा दर्पण के सामने होता है। एक तरह से बाएं कह लीजिए, सामने मतलब बाएं होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे, पीछे मतलब दाएं होता है और आभासी होता है, और आभासी होता है, वर्चुअल होता है। ठीक, तो जो चीज दर्पण के सामने बनेगी वो वास्तविक होंगी और जो दर्पण के पीछे बनेगी वो आभासी होंगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आते हैं फोकस दूरी पर। तो फोकस दूरी के लिए जो है सिंपल ये वर्ड कहेंगे कि जो दर्पण का फोकस होता है ना, वो और ध्रुव तक की दूरी को, कहने का मतलब है कि यहाँ ये कभी नहीं कहेंगे कि पोल और एफ के बीच की दूरी की, नहीं, कहेंगे कि पोल से दर्पण के मुख्य फोकस तक की दूरी को, है ना। तो इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो यही बना लो, ये है, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें हम लोग लिखते हैं 7वां, गोली दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण के लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा गोली दर्पण के ध्रुव P तथा P से, गोली दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस यह तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसे स्मॉल एफ से, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस एफ तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल
F से प्रदर्शित करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है? P से F यानी मुख्य फोकस तक की दूरी, जिसको हमने बना के अभी भी दिखाया। फिगर तो आपने बना लिया, उसी में हमने फोकस दूरी भी दिखा दी। ठीक, अब फोकस तल, फोकस तल इसको हम लोग कहेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। तो फोकस तल को हम लोग फोकल प्लेन वो होता है जो गोली दर्पण के फोकस से होकर जाता है और उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो उसके परपेंडिकुलर होता है और फोकस से होकर जाता है। तो गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत, गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले प्लेन को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो कोई भी पैरेलल रेज जो हैं, अगर मान लीजिए मुख अक्ष के समांतर पैरेलल रेज आएंगी तो वो फोकल प्लेन पर फोकस पे जाकर के मिलेंगी। लेकिन कोई भी दो पैरेलल रेज आएंगी तो वो पैरेलल रेज जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकल प्लेन में ही कहीं जाके मिलेंगी, है ना। अभी हम लिख लें तो बनाते हैं कि गोली दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यानी जैसे मैं एक अवतल दर्पण बना लिया, जैसे ये है, और ये मुख अक्ष हो गया, ये P है और ये C है, ये F है। तो ये इसके लंबवत मुख अक्ष के और इससे होकर जाने वाला प्लेन है ना। ये मान लीजिए जाने वाला प्लेन ऐसे जाएगा। सेंटर पॉइंट ये है। अब जैसे कोई अगर पैरेलल आ रही है रेस तो फोकस पे जाके कन्वर्ज हो गए यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए कोई इस तरह का रेज आ रही है जो पैरेलल ना हो तो वो फोकस तल में कहीं जाके कन्वर्ज होगी। या ये करिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से रेज आ रही हैं ऐसे, तो ठीक है, तो ये जा करके ये यहाँ मिलेगी और ये यहाँ आकर के फोकल प्लेन में ही जाके कन्वर्ज होंगे। तो जो भी पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, वो फोकस तल में ही जाके कन्वर्ज होंगी। लेकिन जो मुख अक्ष के पैरेलल आएगी वो मुख फोकस पे जाके कन्वर्ज होगी। बाकी जो मुख अक्ष के पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल हैं, वो आकर के फोकस तल में ही कहीं जाके कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये है। तो ये है फोकल तल, फोकस तल मतलब जो कि मुख अक्ष के लंबवत हो और फोकस से होकर के पास होता हो। ठीक है।
अब जो है हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है अभी देखिए इसमें 3 चीज बाकी है, इसके बाद आएगा डेरिवेशन। 3 चीज क्या है वो जल्दी जल्दी ये बताएंगे कि जैसे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और चिन्ह परिपाटी, चिन्हों का नियम, गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम, साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो ये 3 चीज से ये निर्धारित होगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और वक्रता, और एक रिलेशन भी और आएगा कि वक्रता, त्रिज्या और वक्रता में रिलेशन क्या होता है। चलिए अभी इसी के बाद देख लेते हैं, थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली पॉइंट है। चलिए तो ये 3 चीज के बाद 2 डेरिवेशन इसमें आएंगे, वही लास्ट हो जाएगा ये। फिर हम लोग सीधे अपवर्तन पे चलेंगे। अपवर्तन की कुछ घटनाएं के बारे में जो डेली लाइफ में घटती हैं उससे समझेंगे, और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। फिर इससे रिलेटेड 1-2 सवाल भी देखा जाएगा, डेरिवेशन हो सकता है आज ना हो पाए। फिर अपवर्तन आएगा, अपवर्तन में कुछ चीजें देखेंगे। इसके बाद फिर लेंस आएगा, लेंस गोली, अवतल गोली पृष्ठ, उत्तल गोली पृष्ठ है ना, फोकस दूरी, उसके अपवर्तनांक में, वक्रता, त्रिज्या में रिलेशन। तो जैसे ये नोट में ये चीज आएगी भी कि क्या नाम है कि वक्रता जो होती है वो 1/, वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये भी रिलेशन कहीं की जरूरत पड़ती है। ठीक, यानी जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी वक्रता कम होगी। जैसे इस तरह समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं ये इस तरह से खींचूं, ऐसे खींचूं, फिर सीधा करता जाऊं, फिर सीधा, एकदम सीधा। तो देखिए इसमें ज्यादा वक्रता किसकी है, इसकी, और सबसे कम वक्रता किसकी, इसकी। तो देखिए यहां से पता चलेगा कि जो ज्यादा वक्र है, वक्री है, जिसकी वक्रता ज्यादा है, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कम होगी। को मिला दे तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहीं तक आएगी। लेकिन इसको अगर देखिए, इस कम वक्री है, थोड़ा सीधा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। उसी तरह इसकी और बड़ी हो जाएगी, इसकी और इसकी देखेंगे तो ये सीधा है, एकदम फ्लैट है, तो इसकी कहीं मिलेगी नहीं, तो ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है ना, कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब है कि जिस समतल प्लेट अगर हो या समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है ना। समतल प्लेट अथवा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि उसकी वक्रता 0 होती है। यहां से देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या बराबर इसका उल्टा भी होगा, 1/, वक्रता। तो समतल प्लेट की या समतल दर्पण, समतल प्लेट जो होगा, कांच की समतल प्लेट, यहाँ भी कह सकते हैं, कांच की समतल प्लेट की वक्रता क्या होगी, 0 होती है, होगी, वक्री नहीं है, वक्रता 0 है। अतः इसकी मतलब समतल प्लेट, आगे भी पढ़ेंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कहाँ, मतलब दूर तक जाती है, तो क्या हम मानेंगे कि अनंत पे जाके मिलेगी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग तीन चीजें और भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीन चीज में एक है प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब का बनना, हालांकि दर्पण का उपयोग भी है ना, दर्पण का उपयोग तो बहुत सारी चीजें इसमें है, तो थोड़ा सा भी बेसिक चल रहे हैं, आगे जो है शॉर्टकट चलेंगे। हालांकि इसके डिटेल में जाए तो बहुत गहराई तक जा सकते हैं, है ना। जैसे आप कंपटीशन लेवल में अगर घुसें तो बहुत विस्तार से पढ़ाएं तो बहुत टाइम लगे, लेकिन हमको बोर्ड लेवल का पढ़ाना, ऊपर से ऊपर चलना है। जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा मोड़ा अंदर गहराई में चले ही जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, दो चीज़ें और हैं। एक इससे प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनना और साइन कन्वेंशन, है ना। या गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम ये देख लेते हैं, फिर प्रतिबिंब बनाने का नियम देख लेंगे, फिर प्रतिबिंब का बनना ये भी देख लिया जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा पहले से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी दूरी किधर ली जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आगे पीछे तीनों मिला के एक ही है। जैसे कि गोली दर्पण के लिए हेडिंग है, गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम, यानी कि कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्हों, गोली दर्पण के लिए चिन्हों के नियम में क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कार्तीय तल का फॉर्म, कार्तीय तल का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेते हैं, और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कार्टेशियन फॉर्म में होती है, कार्तीय तल जिसको कहते हैं, है ना। जिस तल में होती है वो कार्तीय तल है। अब क्या है कि और दोनों अक्ष जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे दर्पण के ध्रुव को माप लिया जाता है। वहाँ पे क्या रख लिया जाता है, दर्पण के, यानी कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, जिसको ओरिजिन कहा जाता है, वो दर्पण का ध्रुव मान लिया जाता है। और उसमें जानते हैं कि सारी दूरियां ओरिजिन मूल बिंदु से नापी जाती हैं, तो इसलिए वो दर्पण का ध्रुव ही होता है। तो सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है ना। तो जैसे मैं एक दर्पण केवल बना रहा हूं, फिर उसको लिखवा दूं, साइड में यहाँ बना रहा हूं, जैसे अवतल दर्पण ही बना दूं। और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई डैश, और यहाँ पे मूल बिंदु, यानी जिसको हम यहाँ पे पी कहेंगे, यानी दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, या इसी को मूल बिंदु मानते हैं, दर्पण का ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ये ना दर्पण का ध्रुव जो होता है वो मूल बिंदु, मूल बिंदु नहीं बिंदु। ठीक, तो समस्त दूरी ओरिजिन से नापी जाती, तो यहाँ पे ध्रुव को ही मूल बिंदु माना गया है। तो पहला इसका जो नियम है कि समस्त दूरियां, यानी कि सभी दूरियां क्या है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां जो है दर्पण के कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, तो समस्त दूरी यहां से नापी जाएगी। दूसरी चीज है कि ध्रुव से बाएं दिशा में, यानी कि और दाएं दिशा में, या इसको इस भाषा में भी कह सकते हैं कि क्या नाम है कि आपतित किरण। एक चीज और होती है कि प्रकाश सदैव जो है वो दर्पण के बाएं से दर्पण पे प्रकाश सदैव उसके बाएं से आपतित होता है।
वस्तु को सदैव दर्पण के बाएं रखा जाता है, यदि है ना, तो हम यही लिख दें कि वस्तु जब दर्पण के बाएं होगी तो प्रकाश भी तो उधर से चलेगा। लिखेंगे कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, मतलब अर्थात प्रकाश दर्पण पर बाईं तरफ से आपतित होता है। कहां से? बाईं तरफ से। किधर से होता है? बाईं तरफ से। ठीक, तो इसको तीसरी बात ये लिखेंगे कि इधर यानी दर्पण से बाएं दिशा में चलेंगे तो नापी गई दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव। और दर्पण के ध्रुव से बाएं दाहिने चलेंगे तो नापी गई दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव, ये होंगी नेगेटिव, है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में, तो आपतित प्रकाश की दिशा इधर है ना, बाएं से दाएं तरफ ना, नापी गई दूरियां धन, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋण होती हैं। ये इसको इसे लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, बाईं तरफ अर्थात आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक मानी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ अर्थात आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक मानी जाती हैं, तथा दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ की अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, क्या होती है? धनात्मक। अब दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। चौथी पॉइंट चाहे तो लिख लो इसको, है ना। दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर की तरफ से, मुख अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं या होती हैं। ठीक, दर्पण के मुख अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर में भी बता दिया। तो ये चार चीज का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चार चीजों का बहुत ध्यान देना है इसमें। ठीक, ये नियम है, इस नियम के हिसाब से हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे आगे फार्मूले में। ठीक है, अभी हम बहुत सारी चीजें उसमें देखेंगे आगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में देखिए। फिजिक्स का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस से बहुत बड़ा है।
इसीलिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इसका सिलेबस बटा होता है। जैसे मेडिकल में कुछ और पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग लाइन में कुछ और पढ़ाया जाएगा, बीएससी में जो सब्जेक्ट होती है उसको कुछ और पढ़ाया जाएगा, कहीं न्यूमेरिकल मुख्य होगा, कहीं थ्योरेटिकल मुख्य होगा। तो सबका अपना अपना बटा है। यूपी बोर्ड लेवल में कुछ और पढ़ाया जाएगा। तो सबका अपना नीट, जिसको हम मेडिकल लाइन कहते हैं, वो कुछ और सिलेबस। इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल पे डिटेल पे ध्यान दिया जाता है। बोर्ड लेवल में थ्योरी ज़्यादा होती है, ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। तो इतना बड़ा है कि अगर आप सबको लेके चलिए तो एक ही टॉपिक को आप कई दिनों पढ़ाइए। तो हर आदमी हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। जो बोर्ड लेवल को पढ़ाता है वो बोर्ड लेवल का स्पेशलिस्ट, जो इंजीनियरिंग को पढ़ाता है इंजीनियरिंग का स्पेशलिस्ट, जो नीट को पढ़ाता है। लेकिन है कि कोई है तीनों की गहराई से नॉलेज रखता है। तो चलिए, तो ये हो गया नियम, और उसको याद रखना है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, प्रकाश दर्पण पर बाईं तरफ से आपतित होता है। दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ अर्थात आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक, तो अभी हमने दूरी की बात करें तो दो ही चीज हमने देखा अभी। एक तो उसकी वक्रता त्रिज्या, और एक देखा हमने, क्या देखा, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या का उपयोग तो हम वहां करेंगे जब अवतल गोली पृष्ठ है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए फोकस दूरी या अपवर्तनांक में संबंध, तो वहां पे वक्रता त्रिज्या को चिन्ह लेना होगा। तो कहने का मतलब है, नोट इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से बाएं नापी जाएगी। आपतित प्रकाश इधर से आ रहा, नाप रहे इधर से। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। तो चिन्हों के नियम के आधार पर, चिन्हों के या चिन्ह परिपाटी के आधार, नियम के आधार पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाते हैं, चिन्ह के साथ ले जाती है। मतलब धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये तो चिन्हों का नियम था इस आधार पे ना। तो जो ध्रुव से बाएं नापे जाएंगे उसे ऋण चिन्ह के साथ, जो दाएं नापे जाएंगे उसके धन चिन्ह के साथ। इसलिए देखिए, दर्पण की फोकस दूरी जो है, ये अवतल है, ध्रुव है इधर ऐसे, तो फोकस इधर होता है तो इधर हम नापेंगे तो इसकी फोकस दूरी ऋण। और उत्तल में क्या होता है, P है और F इसका इधर होता है तो यहाँ से इधर नापेंगे तो इसका धन होता है, इसका ऋण होता है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या अगर देखा जाए तो इधर नापे जाएंगे ऋण, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर नापी जाएगी प्लस। ठीक, अब हम लोग है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, है ना, हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक,
तो बेसिकली इसमें 4 नियम होते हैं, 2 ही का ज़्यादा प्रयोग होता है, 2 का, तीसरे का भी होता है, तीनों का, चारों का कहीं कहीं प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से दूसरे का 2 नियम का ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला जो नियम होता है वो ऑलवेज प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग होता है, दूसरे तीसरे में कोई प्रयोग कर सकते हैं, और कभी कभी चौथा भी प्रयोग होता है। हालांकि रेस तो हम 2 ही लेंगे कम से कम, प्रतिबिंब बनाने के लिए लिखेंगे लास्ट में कि कम से कम 2 रेस लेना जरूरी होता है, लेकिन वस्तु से कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रेज निकलती है किरण, बहुत असंख्य किरण निकलती है, लेकिन हम सुविधा के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 ही किरणों का प्रयोग करेंगे। और दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ वो काटेंगी, जहाँ पे काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक, और काटते हुए प्रतीत होंगे, आभासी रूप से काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला नियम देखते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि अगर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, यानी वस्तु से अगर समांतर प्रकाश किरण चल रही है, किसके, वस्तु से अगर समांतर प्रकाश किरण चल रही हैं मुख्य अक्ष के, ठीक है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर, यानी उसके मुख्य फोकस से होकर ही जाती हैं। इस नियम का प्रयोग करेंगे, कहाँ से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। तो लिखेंगे गोली दर्पण के, पहला नियम है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अभी आपने इसके फोकस की परिभाषा में भी देखा था, आपतित प्रकाश किरण जो है दर्पण से, दर्पण में दोनों आ जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएंगे, फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब है कि उसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी। यानी इसको अगर हम फिगर बनाए यहाँ पे, तो देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये सी है। इसके समांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, और ये इसका अभिलंब है। तो अभिलंब हमेशा नहीं दिखाना, कहीं कहीं दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ डेराइव करेंगे तो वहाँ दिखाएं। उसी तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बना लें, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F है, और ये C है। अगर समांतर आती है तो जाती तो इस डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन लगता है कि यहाँ से, तो कहने का मतलब फोकस से होकर जाती है। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें फोकस से होकर जाती है, और इसमें लिख सकते हैं कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। और इसका अभिलंब जो होता है ये होता है। तो गोली दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण। मुख्य रूप से मुख्य फोकस से होकर ही जाती है, ठीक है। चलिए इसको अब लिख लीजिए, दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा। दूसरा क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट, इसी बात को उल्टा करके बोलना है ना। अगर पहला याद है तो उसी को उलट दो। तो लिखेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य
गोली दर्पण के अब लिखेंगे मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर। अब जैसे इसकी बात करें, ये जो है मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F है, ये C है। उसी तरह से इधर की बात करें, ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F हो गया, ये C। तो देखिए क्या है, फोकस से होकर जाने वाली ना। तो चलिए यहाँ से हमने कहा फोकस से गई तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। ठीक। यहाँ पे क्या है कि हमें फोकस की तरफ ले आना पड़ेगा। ये फोकस की तरफ क्या होंगी? इस तरह, इसको इस तरफ ले आना पड़ेगा। यानी कि इसमें कहेंगे कि फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएंगे? समांतर। इसमें बोलेंगे उत्तल दर्पण में क्या है, उसकी फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसमें क्या है? उसकी तरफ आने वाली। इसमें क्या है? फोकस से होकर जाने वाली। यहाँ चाहे तो अथवा करके लिख सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण की बात होगी। उत्तल में क्या है? उसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण है, ज्यादातर उसी का भी प्रयोग होता है और इसका भी होता है। तीसरा, आप अभी पीछे पढ़े हों कि जो वक्ता त्रिज्या होती है वो दर्पण के पृष्ठ पर क्या होती है? लंब होती है। तो जो भी किरणें या जो भी अक्ष C से होकर जाएगा वो सब दर्पण पे लंब होगा, क्योंकि वो सब C से होकर जाएंगे। तो C और दर्पण के पृष्ठ तक की दूरी वक्ता त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमेशा वृत्त के पृष्ठ पर या पृष्ठ पर लंब होती है, गोले के पृष्ठ पर लंब होती है। तो इसीलिए जब भी कोई रेज C से होकर जाएगी तो इस पे लंब पड़ती है। तो जब लंबवत आपतित प्रकाश किरणों में परावर्तन नहीं होता, बल्कि वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी फिगर में हम बना देते हैं। जैसे सपोज करिए कि वो प्रकाश किरण C से होकर जा रही है, ठीक, तो इसी रास्ते से वापस गई, इसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस। सपोज करिए कि अगर मान लीजिए रेस C से यहाँ ये इधर आई, उसी दिशा में वापस चली गई, तो उसको लिख देंगे कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती हैं, उसी मार्ग से वापस हो जाती हैं, उसी मार्ग पे वापस हो जाती हैं, चली जाती हैं। मतलब क्यों? क्योंकि वो उस पर लंब पड़ती हैं। जो भी C से रेज आएगी वो पृष्ठ पे क्या पड़ेगी? लंब। और लंब जब पड़ती है तो उसका परावर्तन नहीं होता, बल्कि उसी मार्ग से वो वापस चली जाती है। तो ये तीसरा नियम हो गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक चौथा लगा देते हैं नियम।
कभी कभी भी यूज होगा, उसको जानना ज़रूरी है। चलिए, चौथा ये है कि गोली दर्पण पे कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष से, मतलब गोली दर्पण पर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख अक्ष से जितने कोण पर, जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, मालूम है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कल पढ़े। जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे मैंने एक ही बनाएंगे, जैसे कि ये है, दोनों बना सकते हैं। जैसे कि ये P है, ये F है और C है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मुख अक्ष से जितने कोण पर ये आपतित हुई है ना, तो वो उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहा है, ये रे C से आती है तो इस पे लंब हो गई, तो यह विलंब का काम करती है, यह आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गई। तो आपतित कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। तो जितने कोण से आपतित होते हैं उतने कोण से परावर्तित हो जाती है। अगर इसमें बनाना चाहें P है, कहने का मतलब है कि जितने कोण से वो आएगी नई कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये अगर थीटा, ठीक। तो ये है प्रतिबिंब बनाने का नियम। इस चारों नियम का सहारा लेकर के हम अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें लेना आवश्यक होता है। यानी नोट में यहाँ लिखते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेना आवश्यक है। और दोनों प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम 2 चीज तो पढ़ा लिए, एक चीज नहीं हो पाया इसमें, वो है प्रतिबिंब बनाना, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, ये रह गया। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का शुद्ध का डेरिवेशन पूछा जाता है। और दर्पण समीकरण, यानी हमें ये 2 चीज डिराइव करना है इसमें, कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 और ये 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दोनों चीजें रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं और रेखीय आवर्धन का फार्मूला डिराइव करना है ना, या इसी को H'/H ये डिराइव करना, और रेखीय आवर्धन होता क्या है। चिन्ह परिपाटी का नियम से इस पे कुछ न्यूमेरिकल, तो अभी सारी चीजें बची हैं।
ठीक है, तो हम सोचेंगे कि कल के वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें, ये दोनों, ये तीनों और प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ना बताने से थोड़ा सा अधूरापन सा लगता है, तो इसीलिए बताना पड़ रहा है। तो हम लोग एक तरह सीरियल से चलेंगे बेसिक रूप से। हालांकि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ख़त्म करने में पूरे 1 महीने लगेंगे और हमें लगता है कि लगभग 1 महीने के बराबर इसके दूसरे चैप्टर में लगेगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है सब बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो 1 महीने में ही 2-3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसके मेन चैप्टर हमें तो पढ़ाना है पूरा, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम तक सोचेंगे कि कुछ मुख्य चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा देंगे और कोशिश है पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में एक नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है उसके साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।